टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अर्थात लोअर द टेम्परेचर हायर द प्रेशर एंड हायर द टेम्परेचर लोअर द प्रेशर। 0 डिग्री इक्वेटर विषुवत रेखा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक। अब यहां देखेंगे हम लोग कि जो सन का ओरिएंटेशन है अर्थ के सापेक्ष में, रोटेशनल मोशन एंड रिवॉल्यूशनरी मोशन ऑफ द अर्थ, ये दोनों प्रभावित करता है। रोटेशनल मोशन के फलस्वरूप क्या होता है, डे एंड नाइट, एंड रिवॉल्यूशनरी मोशन के अंतर्गत सीजनल चेंजेस, है ना, परिभ्रमणगत और परिक्रमणगत। जब हम रिवॉल्यूशनरी मोशन की बात करते हैं तो सूर्य के सापेक्ष ये कर्क और मकर रेखाओं के बीच में एनुअल रिवॉल्यूशनरी मोशन ऑफ सन, और ये 0 डिग्री है, यहां देते हैं तो कर्क और मकर रेखाओं के बीच में। तो 2 बार सन क्या आता है, विषुवत रेखा के ऊपर आता है, डायरेक्टली अहेड टू द इक्वेटर। कब कब, अभी 21 मार्च आने वाली है, तो 21 मार्च, 21 मार्च और 23 ऑफ सितंबर, है ना, 23 सितंबर को। अब 21 मार्च को सूर्य जब कहां स्थित होगी, इक्वेटर पर, है ना, सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑन द इक्वेटर। अब यहां इक्वेटर पर होगी तो ये 2 दिन जो होते हैं वहां दोनों ही दिन और रात बराबर होते हैं, इक्वल डे एंड नाइट, इक्वल डे एंड नाइट। अब यहां से ये उत्तर की ओर, तो सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी की गति के कारण ये, तो उत्तर की ओर, तो ये कर्क रेखा, मैक्सिमम जो डेविएशन है यहां से इवोल्यूशनरी मोशन का, वो कहां है, कर्क रेखा तक। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा तक, यहां तक स्थापित होने में, या सूर्य जो यहां पृथ्वी जाने में कितने महीने समय लगता है, 3 मंथ। 21 जून, 21 मार्च से 21 अप्रैल, 21 अप्रैल से 21 मई और फिर 21 जून, अर्थात 21 जून को आप देखेंगे सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के ऊपर स्थित होता है ना। 21 जून को क्या मनाया जाता है, which day is celebrated, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, है ना, हाँ, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। अब 21 जून को यहाँ है तो फिर से आप देखेंगे सन का और अर्थ के सापेक्ष जो ओरिएंटेशन है साउथ की ओर, तो यहाँ फिर जैसे 3 महीना इधर लगा था वैसे फिर से कर्क रेखा से विषुवत रेखा में भी 3 महीना, 21 जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, तो यहाँ भी 1-2 दिन का फर्क, चूंकि 31st डे और फिर 30 डेज का। तो 23 सितंबर को यहाँ आप देखेंगे फिर से सन होता है कहाँ, इक्वेटर पर। अब सन यहाँ इक्वेटर पर, तो यहाँ से मकर रेखा, यहाँ आप देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये 3 मंथ फिर से लगेगा। तो 22 दिसंबर को, 22 ऑफ दिसंबर, सन कहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, मकर रेखा पर। अब यहां 22 दिसंबर को है तो फिर यहां से 3 महीना लगेगा सन को कहां, ऊपर जाने के लिए, फिर से विषुवत रेखा की ओर। अब इसी से आप देखेंगे कि दोनों ही हेमिस्फीयर में जो सीजन में चेंज आ रहा है, या लॉन्गेविटी ऑफ डे एंड नाइट, शॉर्टनेस ऑफ डे एंड नाइट वजह से, है ना। तो सन कितने महीने, नॉर्थ हेमिस्फीयर में 6 महीना, हाँ, 21 मार्च से फिर 23 सितंबर, ये 6 मंथ कब नॉर्थ हेमिस्फीयर में और 6 मंथ साउथ हेमिस्फीयर में, 12 महीने का जो पीरियड है। यहां आप हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सन का ओरिएंटेशन है, इसको हम लोग मानते हैं कि सन इज ओवरहेड ऑन द इक्वेटर, मींस यहां अगर
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है, तो लगभग सन का जो ओरिएंटेशन है यहाँ और यहाँ, ये क्षेत्र जो है इसमें भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न का जो बीच का क्षेत्र है, दिस रीजन ऑफ द अर्थ रिसीव्स मैक्सिमम इंसोलेशन, पृथ्वी का यह क्षेत्र अधिकतम सूर्या तप को प्राप्त करती है ना। दिस रीजन ऑफ द अर्थ रिसीव्स मैक्सिमम इंसोलेशन, अब इंसोलेशन को प्राप्त करती है सूर्या तप को। स्वाभाविक बात, इसमें ये क्षेत्र जो हो जाएगा, जो इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ वाला जो है ये क्षेत्र 10 डिग्री साउथ, ये बीच का जो क्षेत्र है ये कहलाता है जो इक्वेटोरियल बेल्ट। इसमें सबसे सूर्यातप होने के कारण से ये लो प्रेशर बेल्ट है। क्या है ये? लो प्रेशर बेल्ट है। 10 डिग्री, हाँ 10 डिग्री नॉर्थ ईदर साइड ऑफ इक्वेटर, ईदर साइड ऑफ इक्वेटर। डोल्ड्रम बेल्ट इज 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, और ये 20 डिग्री है ना लैटिट्यूडनल स्पैन, 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ इक्वेटोरियल बेल्ट। 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री दक्षिण, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र कहलाते हैं इक्वेटोरियल बेल्ट। लेकिन जब हम डोल्ड्रम बेल्ट की बात करते हैं तो ईदर साइड ऑफ लैटिट्यूडनल डिविएशन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ। डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों? डिफरेंस ये हो जाएगा कि डोल्ड्रम बेल्ट जो होता है शाम क्षेत्र के रूप में, यहाँ वर्षा भी होती है, ये सब दिन, हाँ शाम में, तो ये विषुवत रेखीय क्षेत्र यहाँ देखेंगे। अब इस क्षेत्र में क्या होती है, सूर्यातप अधिक होती है, तो सूर्यातप अधिक होने से ये गर्म होती है, और गर्म होकर के हवा ऊपर की ओर उठने लगती है, होगी ना। टेम्परेचर अधिक होने से प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो क्या हो जाएगा, पवनें ऊपर की ओर उठती है, और पवनें जब ऊपर की ओर उठती हैं तब क्या होता है, तो ये कंसेप्ट जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत आते हैं तो इस कंसेप्ट को हम कर्क और मकर रेखा वाला हम पूरे समय काल के लिए हटाते हैं, और फिर आ जाते हैं हम लोग इसमें 30 से 35 डिग्री वाले में, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 35 डिग्री नॉर्थ में, 30 डिग्री नॉर्थ 35 डिग्री नॉर्थ, ये 60 डिग्री नॉर्थ 65 डिग्री नॉर्थ। थर्टी डिग्री साउथ 35 डिग्री साउथ, ये 60 डिग्री साउथ 65 डिग्री साउथ, इसमें आते हैं। अब देखिए ये जो क्षेत्र है इधर साइड जो है दोनों ही, ये इक्वेटोरियल जो बेल्ट है। अब यहाँ सूर्यातप के वजह से, अधिक सूर्यातप के वजह से पवनें क्या होने लगती है, ऊपर की ओर उठने लगती है इधर साइड, और ऊपर की ओर जैसे उठती है तो ड्यू टू नॉर्मल लेफ्ट रेट, नॉर्मल लेफ्ट रेट सामान्य ताप पतन दर, ऊपर की ओर पवनें फिर ठंडी हो जाती है ना, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में क्या होती है, प्रति किलोमीटर टेम्परेचर में 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जो है वो कम हो जाती है तापमान, या 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर, प्रति 165 मीटर की हाइट अटेन करने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी, और 1 किलोमीटर हाइट अटेन करने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी। इसीलिए ये भी होता है कि समान लैटिट्यूड पर स्थित होने के बावजूद अगर अलग अलग क्षेत्र की ऊंचाई अलग अलग है तो फिर हिली एरियाज में, माउंटेन एरियाज में अलग अलग तापमान पाए जाते हैं। हो सकता है कि वो सेम लैटिट्यूड पर लोग स्थित हों, पोजीशन, हाँ, अभी तो नॉर्मल लेफ्ट रेट, इससे क्या होती है कि जैसे जैसे पवनें ऊपर उठती हैं, है ना, और कॉन्वेक्शन की क्रिया, संवहन की क्रिया होती है, कॉन्वेक्शन से फिर पवनें ऊपर उठती हैं, ऊपर उठ करके जैसे एयर गेट कूल, जब क्या हो जाती है, वायु ठंडी हो जाती है, तो क्या हो जाता है, इनका डाउन, ये नीचे उतरती है, और नीचे उतरती है तो ये चूंकि 0 डिग्री
से 10 डिग्री नॉर्थ है और 0 डिग्री से 10 डिग्री साउथ है, ये दोनों ही क्षेत्र से। तो इसीलिए ये अब यहां उतरती है डाउनवर्ड। 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ, यहां से पवनें उठी और दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में। अब यहां पवनों के डिपोजिशन से नीचे उतरने से, है ना, नीचे उतरने से जहां यहां पर लो प्रेशर था ड्यू टू इंसोलेशन टेम्परेचर, यहां यह हाई प्रेशर हो गया। तो हाई प्रेशर यहां पर टेम्परेचर के वजह से नहीं है, पवनों के नीचे उतरने से है। ये पवनों के नीचे उतरने से है। अब यहां हाई प्रेशर है, स्वाभाविक है कि दोनों ही पोलर रीजन जो है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, दोनों ही ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य का तापमान जो है बहुत ही निम्न। अब 6 महीना यहाँ तो थोड़ी बहुत रोशनी इधर, 6 महीना दक्षिणी गोलार्ध में तो थोड़ी बहुत रोशनी इधर। इसीलिए यह हाई प्रेशर का बेल्ट बना रहता है। क्या बना रहता है? हाँ, ये साउथ पोल है तो यहाँ भी हाई प्रेशर। दोनों ही ध्रुवों पर, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर उच्च दाब की स्थिति बनी रहती है ड्यू टू रेस्पेक्टिव ये इंसोलेशन। इसके मुकाबले तो थोड़ी बहुत क्या है, इसके मुकाबले सूर्य का प्राप्त करती है। तो ये पोलर रीजन की अपेक्षा, जो पोलर रीजन में हाई प्रेशर बेल्ट है, इसकी अपेक्षा यहाँ पर में लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ भी डोल्ड्रम यहाँ नहीं है। हाँ, फिर यहाँ जो पोलर रीजन में हाई प्रेशर है, तो इसके अपेक्षा यहाँ पर में लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर। तो ताप जो दाब कटिबंध है उनमें आप देखिए ताप और दाब कटिबंध अंतर होने की वजह से ही पवनें चलती है। जैसे ही प्रेशर में क्या होगा, वेरिएशंस आएंगे, तो उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवनों का चलना, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलना मोशन है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब देखिए यहाँ लो प्रेशर है, इसके दोनों साइड में क्या है, हाई प्रेशर है। यहां भी हाई प्रेशर, यहां भी हाई प्रेशर है ना। यहां लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर, यहां लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर। अगर यहां हाई प्रेशर है तो यहां लो प्रेशर, यहां लो प्रेशर। 30 डिग्री से 35 डिग्री यहां हाई प्रेशर है तो यहां भी लो प्रेशर, यहां भी लो प्रेशर। लेकिन ये लो प्रेशर इसके वजह से है। तो यहां जब पवनें नीचे उतरती है, नीचे उतरने के बाद ये दोनों ही तरफ अब 30 डिग्री नॉर्थ से ये कहां 0 डिग्री की तरफ 10 डिग्री अर्थात यहां चलती है। इस पवन को या इसको सामान्य तौर पर मैं 5 डिग्री डोल्ड्रम बेल्ट या इसको भी 5 डिग्री वाला क्षेत्र, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ टू 5 डिग्री साउथ, इन दोनों ही गोलार्धों में जो लैटिट्यूडनल स्पेन है, वहां जो पवनों की संचरण गति है, ये गति कहलाती है क्या, व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड। क्या कहलाती है, ट्रेड विंड। यहां भी तो ऐसे ये ट्रेड विंड। ध्यान दीजिएगा, जब मानसून बताऊंगा तो मानसूनी पवनें व्यापारिक पवनें ही है ना। मानसूनी पवन क्या है, व्यापारिक पवन ही है। तो ये ट्रेड विंड। ये अब देखिए, तो ट्रेड विंड का लैटिट्यूडनल स्पेन क्या होगा, ऐसे प्रश्न पूछ दिया जाता है। 30 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ से 5 डिग्री साउथ। ये दोनों ही पवनें जिस क्षेत्र में मिलती हैं उन्हें कहा जाता है ITCZ। क्या कहा जाता है, ITCZ। ITCZ का अर्थ हो गया इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, चूंकि 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच वाला जो क्षेत्र है, उसको दोनों की क्षेत्रों में हम लोगों ने क्या रखा है, ट्रॉपिकल जोन, फिर टेम्परेट जोन, फिर फ्रिजिड जोन, है ना। तो अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, दो उष्ण कटिबंधीय, ये और ये उष्ण कटिबंधीय, तो दो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ना। ये ट्रॉपिकल जोन है, ये भी ट्रॉपिकल जोन है।
तो दोनों ट्रॉपिकल जोन के बीच की व्यापारिक पवनें जिस क्षेत्र में जाकर के मिलती हैं, अभिसरण मतलब होता है मिलना, अभिसरण अभिसार मतलब मिलन, तो मिलना, तो वो क्षेत्र कहलाती है ITCZ। क्लियर है? सामान्य तौर पर अगर हम सन के ओरिएंटेशन को जस्ट एग्जैक्टली ओवरहेड ऑन द इक्वेटर मानते हैं तो फिर ये इस क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका कारण है जो एनुअल रिवॉल्यूशनरी मोशन ऑफ द अर्थ जो है सापेक्ष, वो कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इनके बीच होता है विचलन। स्वाभाविक है कि ITCZ सन अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में होगा तो ITCZ भी शिफ्ट विचलन होगा, तो डेविएशन ऑफ ITCZ इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, है ना। अगर यहां कर्क रेखा पर में होगा तो 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ के बीच, अगर मकर रेखा पर होगा तो फिर से 20 डिग्री साउथ से 20 डिग्री 25 डिग्री साउथ के बीच। तो ITCZ जो है वो फिक्स नहीं है, डेविएशन ऑफ ITCZ, और ये भी मानसूनी पवनों, मानसून की उत्पत्ति का कारण होती है डेविएशन ऑफ ITCZ। पहले तो ये सब तो संकल्पना नहीं थी ITCZ की मानसून की उत्पत्ति के लिए। जो पुरातन संकल्पना थी उसमें पृथ्वी और धरातल या समुद्र का असमान रूप से गर्म होना, अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड द ओशन। लेकिन बाद में कई संकल्पना आई, तो इसको समझना है हमें कि ITCZ का विचलन ये अस्थायी नहीं है, डेविएशन होते रहता है। तो इस पवन को क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड। ये क्या कहलाता है? मतलब दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें जिस क्षेत्र में जाकर के मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवन। ITCZ हाँ, ITCZ व्यापारिक पवनें मिलती है, ITCZ। अब देखिए, यहां लो प्रेशर था, यहां हाई प्रेशर, यहां भी लो प्रेशर हाई प्रेशर से। अब दूसरी पवन है जो वेस्टर्लीज कहलाती है, पछुआ पवन कहलाती है। अब देखिए पछुआ पवन, ये सही जो वेस्टर्लीज है, अर्थात 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच, ये जो लैटिट्यूडनल स्पैन है, अक्षांशीय विस्तार है, इस अक्षांशीय विस्तार में जो पाने वाली पवनें हैं इसे कहा जाता है वेस्टर्लीज। क्या कहा जाता है? वेस्टर्लीज, पछुआ पवनें। तो इस क्षेत्र में व्यापारिक पवन, सामान्य तौर पर इस क्षेत्र में पछुआ पवन, यहां भी व्यापारिक पवन, ये भी पछुआ पवन, और ध्रुवीय क्षेत्र की अपेक्षा ये लो प्रेशर के बेल्ट में, इसीलिए ध्रुवीय क्षेत्र उच्च दाब के रूप में बना रहता है, तो निम्न दाब की ओर, इसीलिए पोलर विंड्स जो ठंडी और भारी पवनें हैं आती हैं, यहां से पोलर विंड्स या ध्रुवीय पवनें, और यहां भी ध्रुवीय पवनें। अब देखिए, जहां व्यापारिक पवन और पछुआ पवन गर्म प्रकृति की है क्योंकि उसकी उत्पत्ति ऐसे, वहीं ध्रुवीय पवनें क्या है? ठंडी प्रकृति की है। दोनों गोलार्धों में जैसे यहां सम्मिलन हुआ वैसे इनका भी सम्मिलन होता है, नहीं समझे? पछुआ पवन और ध्रुवीय पवनों का भी क्या होता है? सम्मिलन होता है, कन्वर्जेंस इनका भी होता है। तो जब दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां, जब दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां किसी क्षेत्र में मिलती हैं तो इससे वाताग्र का निर्माण होता है। क्या बनता है? फ्रंट बनता है, वाताग्र बनता है, और ये फिर से क्या हो जाता है? ये क्षेत्र समशीतोष्ण कटिबंध के रूप में, ये गर्म और ठंडा विपरीत स्वभाव की वायु राशियों के कारण से ये क्षेत्र है। अब यहां आप देखेंगे कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में कॉन्टिनेंटल स्पैन अधिक है, उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय विस्तार अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में ओशेनिक स्पैन अधिक है, एंड कॉन्टिनेंट्स हैव बिकम नैरो इन साउथ हेमिस्फीयर, और महाद्वीप भी क्या हो गए हैं? संकरे हो गए हैं।
हो गए हैं। इसीलिए पछुआ पवन जो है दक्षिणी गोलार्ध में काफी तीव्रता पछुआ पवन की डेंसिटी है ना प्रवीण। इसीलिए पछुआ पवन चूंकि ये 35 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी तीव्रता और प्रभावशीलता टू मच इन्फ्लुएंशियल, इसीलिए अलग अलग अक्षांशों पर यह अलग अलग नामों से जानी जाती है। 40 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, गरजते 40, रोरिंग 40s, रोरिंग 40, प्रचंड 50, फ्यूरियस 50s और चीखते 60, श्रीकिंग 60s, है ना। ये अलग अलग रूप से है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इसका कारण क्या है? ओसेनिक स्पैन, है ना, सागरी विस्तार। उत्तर में महाद्वीप जो क्या है वो अधिक है सागर के क्षेत्र में ये, और दोनों ही गोलार्ध में जैसे 30 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ, ये 5 डिग्री वाला जहां की हाई प्रेशर बेल्ट है इसे कहा जाता है हॉर्स लैटिट्यूड। क्या कहा जाता है? हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश। कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं जो मैं बताया हूं। अश्व अक्षांश इसलिए कि प्राचीन समय में घोड़े के व्यापारी जब व्यापार करते थे तो यहां अत्यधिक वायु दाब के कारण जलयानों की गति मंद हो जाती थी, मतलब यूजुअली डिसिलरेट्स, है ना, देयर बोट्स ड्यू टू हाई प्रेशर। तो वो कुछ ऐसे घोड़े को समुद्र में फेंक देते थे, तो इसीलिए उसे जाना गया अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड। तो ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, पहले भी पूछे जाते रहे हैं। और इस मैकेनिज्म को यदि आप समझ लेते हैं तो फिर क्लाइमेटोलॉजी को भी समझना आसान हो जाएगा, है ना। क्योंकि जैसे ही हम विंड्स की बात करते हैं तो एयर और विंड्स में अंतर होता है। जो एयर मास है, वायु राशि है, जब एक सुनिश्चित दिशा की ओर अग्रसर होती है तो वो पवनें कहलाती है। नहीं समझे? वायु राशियां जब सुनिश्चित दिशा की ओर अग्रसर होती है तो क्या कहलाती है? पवनें कहलाती है। और जब हम पवनों के अध्ययन करते हैं तो फिर क्या होता है? ये जो विंड्स, अब इनको हम लोगों ने देख लिया, व्यापारिक पवन यहां भी, इस गोलार्ध में भी, इस गोलार्ध में भी, पछुआ पवन इस गोलार्ध में भी, इस गोलार्ध में भी, ध्रुवीय पवन यहां भी, ध्रुवीय पवन यहां भी, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे उच्चावचीय लक्षणों में अंतर होने के कारण से तापमान और दाब में परिवर्तन आता है, और जिसके अंतर्गत कई जगहों पर स्थानीय पवनें चलती हैं, लोकल विंड्स चलती है। अब मान लीजिए कि उच्चावचीय लक्षण है, हिमालय का क्षेत्र है, रॉकी पर्वतमाला का क्षेत्र है, एंडीज पर्वतमाला का क्षेत्र है, कुछ घाटियां हैं, और तो उनमें एल्टीट्यूड में अंतर आने की वजह से क्या होगा? नॉर्मल लेप्स रेट, तो मैदानी क्षेत्रों में उतरने के लिए पवनें, है ना, पहाड़ी क्षेत्रों से, तो ऐसे आप देखेंगे क्या होता है, तो ये लोकल विंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लोकल विंड्स, स्थानीय पवनें, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है, और इनकी प्रकृति भी अलग अलग, कुछ गर्म और शुष्क पवनें होती हैं, तो कुछ ठंडी और आर्द्र पवनें होती हैं। ये तो वो लोकल विंड्स भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है ना। और कुछ ऐसे हैं जो सीजनल, मानसूनी पवनें क्या है? ये सीजनल हो जाते हैं। तो व्यापारिक ही पवन, भारत 6 महीना दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव में रहता है, और 6 महीना उत्तरी पूर्वी मानसून के प्रभाव में रहता है ना। जब ड्राई सीजन इंडिया में होता है तो, है ना, शुष्क होती है तो, और 6 महीना दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव में रहता है। तो इन चीजों को कहेंगे लोग जो टेम्परेचर एंड प्रेशर जोन के अंतर्गत, राइट। तो इस मैकेनिज्म को यदि समझते हैं लोग तो फिर क्लाइमेटोलॉजी को भी समझेंगे, फिर इससे हम मानसून और अदर एक्टिविटीज को देखेंगे, राइट। टेम्परेचर और प्रेशर जोन के अंतर्गत तो 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री 10 डिग्री इधर साइड ऑफ इक्वेटर, 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, द इक्वेटोरियल बेल्ट। मीन्स अगर प्रश्न ये रहता है व्हाट इज द लैटिट्यूडिनल स्पेन ऑफ इक्वेटोरियल बेल्ट,
विषुवत रेखीय क्षेत्र का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 20 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऐसे ही प्रकार के पीसीएस में और यहां पर क्वेश्चन, तो 20 डिग्री होता है इसका। ऐसा रह सकता है। विराचित कहा कि व्हाट इज द लैटिट्यूडनल, ऐसे ही प्रश्न। तो इसका लैटिट्यूडनल स्पैन कितना है? 20 डिग्री। ये यहां नॉर्थ और साउथ कुछ नहीं होगा डिग्री में ये, क्योंकि इधर साइड 10 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, 23 डिग्री ऑफ साउथ। अब इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हम लोगों ने देखा कि दिस रीजन ऑफ द अर्थ रिसीव्स, है ना, इंसोलेशन। यहाँ भी अब ये क्षेत्र जो है वे क्या, ये क्षेत्र ये इक्वेटोरियल बेल्ट हो गया, और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। ट्रॉपिकल जोन दोनों ही गोलार्धों में, बोथ हेमिस्फीयर, ट्रॉपिकल जोन। अब ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज द नॉर्थ पोल, 66.5 डिग्री साउथ, दिस इज द साउथ पोल। अब ये क्या कहलाएगा? ये यहां और ये क्षेत्र कहलाता है क्या? टेम्परेट जोन, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और दिस इज कॉल्ड द फ्रीजिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रीजिड जोन, है ना। देखिए, इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, फ्रीजिड, इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, टेम्परेट। हाँ, अब यहां दो व्यापारिक पवन वाला क्षेत्र, ये पछुआ पवन, लेकिन जो गर्म स्वभाव की, लेकिन ध्रुवीय पवनों के सम्मिलन से ये टेम्परेट हो गया है। क्या हुआ? ये ध्रुवीय पवनों के सम्मिलन से टेम्परेट हुआ है। ये टेम्परेट समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और ये फ्रीजिड जोन, क्योंकि सालों भर यहाँ पर निम्न तापमान का बना रहना ये फ्रीजिड जोन ये है। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि ITCZ की स्थिति एक जगह पर बनी नहीं रहती है, उसका डेविएशन होता रहता है, ITCZ का विचलन होता रहता है। इसलिए जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं तो फिर इसमें हम परिवर्तन लाते हैं, और परिवर्तन के अंतर्गत हम लोग इक्वेटर, अब जैसे 0 डिग्री से 10 डिग्री एक हो जाता है, डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ, और फिर 0 डिग्री टू 10 डिग्री साउथ, इक्वेटोरियल बेल्ट। इसके बाद हम लोग 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ, इसके बाद फिर 30 डिग्री नॉर्थ टू 45 डिग्री नॉर्थ, फिर 30 डिग्री साउथ टू 45 डिग्री साउथ, और फिर 45 डिग्री नॉर्थ टू 65 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री साउथ टू 65 डिग्री नॉर्थ साउथ, और फिर 65 डिग्री नॉर्थ टू नॉर्थ पोल, और 65 से लेकर के ये साउथ पोल। तो यहाँ नहीं, मेनली कॉन्टिनेंटल स्पेन इधर ही है ना। इसलिए तो ऐसे हम लोग क्लाइमेटोलॉजी का स्टडी करते हैं, राइट। पहले 20 का ये डिफरेंसेज आ गया लैटिट्यूडनल, इसके बाद 15 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर 20 डिग्री का। और इसमें भी सब डिवीजन होता है, क्योंकि इस लैटिट्यूडनल एरिया में अलग अलग तरीके के क्लाइमेट पाए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, राइट। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट पाए जाते हैं। तो हम जब क्लाइमेटोलॉजी का स्टडी करेंगे तो ऐसे करेंगे हम लोग, राइट।